काफ़ी दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट किस तरीके से डिक्लेयर करेगी और आज एक कंप्लीट रिपोर्ट सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी है। और इसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल्स के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। किस टाइप से क्राइटेरिया है और स्कूल्स को क्या क्या करना है और स्कूल किस किस पैरामीटर्स को देखते हुए स्कोर इवेलुएट करेगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्लीट वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपने अगर मान लीजिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, जो वेटेज दिया गया है, बेसिकली सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो थ्योरी पोर्शन होता है वो सभी सब्जेक्ट्स का सेम नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर से मैथमेटिक्स की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट आ गया था, तो 80 मार्क्स की थ्योरी है। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, कुछ में 60 की, कुछ में 50 की, कुछ में 30 की। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग थ्योरी मार्क्स होने से ये परसेंटेज सिस्टम है। मतलब जो थ्योरी का स्कोर होगा उसमें 40% वेटेज क्लास 12th के स्कोर्स के असेसमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, उस असेसमेंट में यूनिट टेस्ट होंगे, मिड टर्म होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे जो कंप्लीट ईयर में स्कूल ने कंडक्ट कराए होंगे। ठीक है, और वहीं मैं 11th क्लास के वेटेज की बात करूं तो जो भी थ्योरी का स्कोर होगा उसमें 30% वेटेज 11th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स, उसको दिया गया है। और इसमें 30% वेटेज क्लास 10th के स्कोर्स को भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो देखो, थ्योरी मार्क्स अगर मान लीजिए 80 है तो उस 80 में से 24 मार्क्स क्लास 10th को, 24 मार्क्स क्लास 11th को और 32 मार्क्स क्लास 12th को मिले। सिमिलरली 70 मार्क्स की थ्योरी होने पे ये कंपोनेंट इस तरीके से डिवाइड होगा, और 30 मार्क्स की अगर थ्योरी है तो 9 मार्क्स तो क्लास 10th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहेंगे, 9 मार्क्स क्लास 11th की परफॉर्मेंस के बेस पे और 12 मार्क्स क्लास 12th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा थ्योरी का कंपोनेंट। ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से रहेगा। और प्रैक्टिकल लगभग सभी स्कूल्स में हो ही चुके हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो सीबीएसई ने पहले एक सर्कुलर निकाला हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 28 से पहले पहले प्रैक्टिकल्स स्कूल्स को कंप्लीट कराने हैं, और जिनका भी प्रैक्टिकल पहले नहीं हुआ वो अब ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 10th का वेटेज ये हो गया, 11th का ये हो गया। मैं अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट की बात करता हूँ से इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो 80 मार्क्स का पेपर है उसका कंपोनेंट 24, 24, 32 हो गया। और वहीं मैं इंग्लिश की 100 मार्क्स की बात करूँ, ठीक है, तो 100 मार्क्स में 24 मार्क्स 10th के, 11th के 24 मार्क्स और 52 मार्क्स 12th के। इस 52 में से 24 प्रैक्टिकल एंड 32 फॉर थ्योरी। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड करके देख सकते हो, ये स्कोर 100 बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से वेटेज है। मतलब 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में 52 मार्क्स 12th के वेटेज को, 24 इसमें और 24 इसमें। ठीक है, और इसका जो ब्रेकअप रहेगा वो प्रैक्टिकल और थ्योरी में इस तरीके से है। अब बच्चों, सीबीएसई ने एक और बात बोली है, अगर कोई कैंडिडेट अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो कैंडिडेट के पास अपॉर्चुनिटी है अपने एग्जाम को कंडक्ट दे करके अपने मार्क्स इंप्रूव कराने के लिए। ठीक है, और वो एग्जाम तब होंगे जब कंडीशन फेवरेबल रहेंगी। मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चों, आप सभी के प्रैक्टिकल्स हो ही चुके होंगे तो वो एज इट इज़ मार्क्स काउंट होंगे। और जिस भी स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल्स रहते हैं तो सभी स्कूल्स को एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कराने के लिए ऑनलाइन मोड पे। तो उस तरीके से 28 से पहले पहले स्कूल को अपने प्रैक्टिकल के स्कोर्स अपलोड करने हैं। टोटल मार्क्स जो भी स्कूल अपलोड करेगा, मतलब 12th क्लास के मार्क्स या फिर 11th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे, तो वो स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए। ये सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जो भी मतलब डिटेल दी है उसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मार्क्स बता ही दिया कि किस टाइप से मार्क्स का ब्रेकअप रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, से दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स में 21 मार्क्स, जो 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है उसमें 21 मार्क्स मिलेंगे 10th की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, 21 मार्क्स मिलेंगे 11th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, 28 मार्क्स मिलेंगे 12th के जो भी इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आइदर प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, कुछ भी। ठीक है, और 30 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल के बेसिस पे। अब
अगर मैं इन सबको एनालिसिस करूं तो 21 मार्क्स तो हो गए 10th के बेसिस पे, 21 मार्क्स हो गए 11th के बेसिस पे, और 58 मार्क्स बने 12th के बेसिस पे। ये 58 इस प्रैक्टिकल और इस थ्योरी के मार्क्स को मिला करके ये स्कोर बन रहा है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का सम करके ये बन रहा है, इन दोनों का सम करके ये नंबर बनेगा, और यहाँ पे ये वेटेज इस तरीके से रहेगा। अब बात रही 12th क्लास के मार्क्स की, तो सीबीएसई ने क्या मेंशन किया है, द इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12th मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और वन और मोर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट हो गए, मिड टर्म हो गए या प्री बोर्ड हो गए, और रिजल्ट कमेटी जो बनेगी, मतलब हर स्कूल अपनी अपनी रिजल्ट कमेटी बनाएगा, वो डिसाइड करेगा कि किस एग्जाम को कितना वेटेज देना है, बेस्ड ऑन कि कौन सा एग्जाम कितना रिलायबल तरीके से हो पाया था, क्योंकि मतलब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहा लास्ट ईयर स्कूल्स में भी, ठीक है। और स्कूल की कमेटी को ही ये डिसाइड करना है कि वो प्री बोर्ड को कितना परसेंट वेटेज देगा, या सिर्फ प्री बोर्ड को वेटेज देगा, या यूनिट टेस्ट को, या मिड टर्म को, किस तरीके से रहेगा, वो कंप्लीटली स्कूल को ही डिसाइड करना है। और स्कूल जो भी डिसीजन लेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एविडेंस मतलब आपको रखना होगा, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना कर रखना होगा, ठीक है। स्कूल ऐसा भी कर सकता है कि इक्वल वेटेज दे दे प्री बोर्ड एग्जाम्स को और मिड टर्म एग्जाम को, तो अकॉर्डिंगली एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना होगा और पूरा प्रॉपर कमिटी बना करके एक डिसाइड करना होगा। 11th क्लास के मार्क्स जो ऐड करने हैं, 11th क्लास के मार्क्स सिंपली बेस्ड ऑन ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जाम जो होगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स एंटर होगा। मतलब जो 11th क्लास में एग्जाम हुए थे स्टूडेंट्स के, उसमें जो भी परफॉर्मेंस रहा बच्चों का, उन स्कोर्स को एग्जैक्टली एज इट इज ऐड करना होगा, ठीक है। और वहीं क्लास 10th के स्कोर्स की अगर हम बात करें, तो 10th के स्कोर्स जो होंगे वो एवरेज थ्योरी मार्क्स होंगे, जो भी एक स्टूडेंट ने मतलब आए हैं इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। मान लीजिए 10th में आपके 5 सब्जेक्ट्स थे, उन 5 में से जो बेस्ट 3 स्कोर होंगे, उन 3 स्कोर्स का एवरेज करके आपका 10th क्लास का स्कोर काउंट होगा, ठीक है। एंड दिस एवरेज विल बी यूनिफॉर्मली अवॉर्डेड टू ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब जितने आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 में सेम कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएगा, वो एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स करके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 10th क्लास का प्रीवियस एग्जाम सीबीएसई से ही था, तो स्कूल को इसमें कुछ नहीं करना, बोर्ड आपको प्री फिल्ड ये डेटा देगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के पास 10th क्लास का स्कूल का डेटा है, तो वो डेटा एज इट इज़ कंपाइल करके और एवरेज बन करके स्कूल के मतलब स्टूडेंट के एवरेज स्कोर में ऐड हो करके आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 10th क्लास किसी और बोर्ड से किया है, ठीक है, तो उसके मार्क्स को फिल करने के लिए स्कूल के पास ऑप्शन होगा, स्कूल को उसके मार्क्स एंटर करने होंगे, एंड दैट मार्क्स हैज़ टू बी बेस्ड ऑन क्लास 10th मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट अवेलेबल विद द स्कूल। मतलब स्टूडेंट ने आपको से आईसीएसई से कोई स्टूडेंट है, उसने अपनी मार्कशीट सबमिट कराई होगी, उस मार्कशीट में जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बेस्ट 3 का एवरेज लेकर के जो स्कोर बनेगा वो स्कूल को अपलोड करना होगा। अब स्कूल को रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए कमेटी बनानी होगी, जो कमेटी 5 मेंबर्स की होगी, और इस कमेटी को बनाने का जो रूल है वो रूल भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया है, वहाँ पे देख सकते हो। अब स्कूल्स को मार्क्स को अपलोड करते टाइम ये बात भी ध्यान रखना है कि जो स्कोर्स अपलोड हो रहे हैं वो पिछले ईयर्स के स्कोर्स को मतलब एवरेज आउट करके बैलेंस करे, और वो उसके रूल्स क्या क्या हैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर दिस ईयर शुड बी विद इन द रेंज ऑफ +-5 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। मतलब +-5 मार्क्स ही होना चाहिए। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के एवरेज मार्क्स बनेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल बाय 2 मार्क्स। मतलब जो भी सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर बनेगा वो स्पेसिफिक ईयर, मतलब जिसको भी रेफरेंस लिया गया है रिजल्ट कंपाइल करने के लिए, उस ईयर से 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब स्कूल को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कमेटी डिसीजन लेगी मार्क्स के लिए, टेस्ट और एग्जाम्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही नंबर के आसपास रहे, काफ़ी ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और ये ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली अलग अलग मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है।
और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ईच कैटेगरी, अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, मीट नहीं कर पाएगा, तो उसके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट लिखा होगा और स्टूडेंट को दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक है। और अगर स्टूडेंट कोई अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब स्कूल ने जो मार्क्स अपलोड किए उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकता है कि अप्लाई कर सकता है दोबारा एग्जाम देने के लिए। ठीक है। और उस केस में जो एग्जाम में अपीयर होने के बाद जो स्कोर आएगा वही स्कोर फाइनल रहेगा। जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या कंपार्टमेंट के केसेस हैं, सेकंड चांस के स्टूडेंट है, तो उनके लिए एग्जाम रहेगा, और वो कब होगा, जब कंडीशन फेवरेबल रहेगी। सीबीएसई ने कहा है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड्स के स्कोर्स को देखते हुए स्कूल को अपना क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा, कमेटी को, कि किस टाइप से और किस एग्ज़ाम को कितना वेटेज देना है, और किस एग्ज़ाम को कितना वेटेज दिया गया है इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कूल को मेंटेन करना होगा। और वो आगे कभी भी चेक हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट कंपाइल हुआ है या किसी और तरीके से रिजल्ट कंपाइल हुआ है। अब देखो असेसमेंट मॉडरेशन किस तरीके से होगा 11th और 12th क्लास के कंपोनेंट के लिए। जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक स्कूल है जिसका ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट 2017-18 में 72% है, और 18-19 में 74% है, और वही 19-20 में 71% है। ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें स्कूल का रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट सबसे ज़्यादा इसमें रहा है। ठीक है, 18-19 में। तो सीबीएसई ने कहा है कि इस ईयर के स्कोर्स को एक ग्राउंड बनाते हुए स्कूल अपने मार्क्स को अपलोड करेगा। ठीक है। और स्कूल को ये भी बोला गया है कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स को अपलोड करते हुए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 74 यहाँ पे आ रहा है तो स्कूल ने क्या किया, किसी भी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट्स में से, मतलब एक सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को 74 मार्क्स ही दे दिए। ठीक है। या फिर मतलब सभी स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट में 74% लगा दिए। ऐसा नहीं करना, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए एक और बात बोली गई है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो रहेंगे 2020-21 में विद इन द रेंज ऑफ +-5 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। ठीक है। और ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल जो है 2020-21 में फॉर ऑल द सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन बाय 2%, मतलब 2% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे स्कूल इस टाइप से है कि प्रीवियस 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, मान लो 2 ही साल का डेटा अवेलेबल है, तो उस केस में बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। और अगर मान लीजिए एक भी साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई स्कूल बिल्कुल फ्रेश नया था और 12th का वो फर्स्ट बैच जाने वाला था, तो उसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि हम खुद आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन कि स्कूल किस कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है। अब एक केस ये भी बनता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 11th क्लास से 12th में सब्जेक्ट चेंज किया। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज किया, ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट चेंज किया, तो उस केस में जो स्टूडेंट होगा उसका 11th क्लास का परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली 11th क्लास के मार्क्स भी अपलोड करने होंगे। तो उसके लिए क्या कहा गया है, इन केस एनी स्टूडेंट हैज चेंज द सब्जेक्ट इन क्लास 12 विद द अप्रूवल फ्रॉम सीबीएसई, इन सच केसेस वाइल रिकॉर्डिंग असेसमेंट इन द सब्जेक्ट इन क्लास 11th। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में स्टूडेंट के पास वो सब्जेक्ट नहीं था तो वो चेंज आया। असेसमेंट शेल बी डन बाय अवॉर्डिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, मतलब जो 11th क्लास में बच्चे का बेस्ट 3 सब्जेक्ट का स्कोर रहा होगा उसका एवरेज स्कोर काउंट हो जाएगा। ठीक है। एंड द नेम ऑफ द सेम सब्जेक्ट विच वॉज ऑफर्ड इन क्लास 12 विल बी रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए ए सब्जेक्ट से आप बी में चले गए 11th से 12th में, तो करना क्या होगा स्कूल को कि स्कूल को 11th में जब मार्क्स अपलोड करने हैं तो ए सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपलोड नहीं करने, सब्जेक्ट को बी लिख करके ही स्कोर्स अपलोड करने होंगे। और सब्जेक्ट के स्कोर्स जो होंगे वो किस तरीके से होंगे कि 11th क्लास का जो स्कोर है उसमें बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज करके स्कूल को प्रॉपरली रिकॉर्ड में रखना होगा कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से स्कोर्स अपलोड किए जा रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट स्कूल को रखना होगा। ठीक है। सीबीएसई कभी भी इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकती है। ठीक है। और इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी जो स्कूल जा करके प्रॉपरली डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि
स्कोर्स जो अपलोड किए हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर स्कूल ने कोई भी गलत प्रैक्टिस करी तो उस केस में मतलब पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। और सीबीएसई ऐसा भी कर सकता है कि रिजल्ट डिक्लेयर ना करे, ठीक है। तो उसके लिए स्कूल को ध्यान रखना होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा एक बार अपलोड हो जाएगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये केस एक इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट क्लास 12th में किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कमिटी विल डू एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सच स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल विल नॉट कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। कमिटी अपने आप डिसाइड करेगी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से कि क्या स्कोर अपलोड करना है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th बाय रिकॉर्डिंग एविडेंस इन दिस रिगार्ड्स, ठीक है। मतलब जो भी स्कूल के पास रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे के मार्क्स अपलोड होंगे। क्योंकि इस बार 12th क्लास का कोई सीबीएसई में एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, बोर्ड नहीं हो रहा, तो वेरिफिकेशन और प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्कूल को कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। स्कूल के लिए सीबीएसई एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है, ये स्कूल अपने आप गो थ्रू करेगा और स्कूल इसको देख सकता है, ठीक है। और कंपार्टमेंट एग्जाम्स जब भी होंगे उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है वो भी दोबारा इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखो, जो स्कूल को एक्टिविटीज़ करनी है, सबसे पहले स्कूल को रिजल्ट कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की। उसके रूल्स क्या हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल, ये नोट करना है, ठीक है। उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने क्लास 12th में सब्जेक्ट चेंज किया, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स की क्लास 10th की डीएमसी लेनी है जो 10th में सीबीएसई बोर्ड में नहीं थे, ठीक है। 11th क्लास की मार्क्स मतलब अरेंज कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने 11th क्लास किसी और स्कूल से किया है। क्योंकि अगर आपके खुद के स्कूल से 11th क्लास पास किया है तो आपके पास रिकॉर्ड तो है ही, पर अगर किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास में एडमिशन लिया है तो वहाँ पे आपको 11th क्लास के मार्क्स भी अरेंज करने होंगे, ठीक है। और एक रोड मैप बनाना होगा, एक सिस्टम स्केड्यूल बनाना होगा कि किस बेसिस पे हम स्कोर बनाएंगे, ठीक है। और इसकी डेडलाइन 30th जून है। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉड्यूलेशन एंड चेकिंग बाय स्कूल, मतलब 15 जुलाई तक रिजल्ट कंपाइल करना है और अपलोड करना है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर मान लो सीबीएसई की, तो सीबीएसई को क्या क्या करना है, प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज एंड स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो स्कूल्स को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, मतलब सीबीएसई पोर्टल बना करके देगा जिसमें मार्क्स अपलोड होंगे, तो ये 8 जुलाई को पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अपलोड करने की, एंड मार्क्स अपलोड होने के बाद 31 जुलाई तक ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल है किस टाइप से मार्क्स कंपाइल होंगे और किस टाइप से रिजल्ट्स बनेंगे। आपको इन केस कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस रिजल्ट कंपाइलेशन के प्रोसेस के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को पता चल सके किस टाइप से प्रोसेस है, ठीक है। आप अगर 9th क्लास से 12th क्लास तक की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हो, और अगर आप HC वर्मा बुक के सॉल्यूशंस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।